बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल के लिए एक के बाद एक सरप्राइज आना शुरू हो गया। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक उसकी फौजी और दिफाई सलाहियत बुरी तरह नाकाम हुई है और फिर इंसानी हकूक की पामालियों को लेकर पूरी दुनिया में रुसवाई का सामना। और अब इस मार्के में एक करके इत्तेहादी भी उसको छोड़ रहे हैं। 2 बड़े यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने इसराइल को सामान पहुंचाने से इनकार कर दी, ये दोनों वो ममालिक हैं जो इसराइल के बहुत बड़े इत्तेहादी हैं। लेकिन अब उन्होंने भी कहा कि जी हम खतरा नहीं ले सकते। ईरानी सूबा सीस्तान में धमाके के बाद ईरान भी हरकत में आ गया और ईरान ने इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के एहलकारों को लटकाना शुरू कर दिया। ईरान नवाज हूती बागियों ने ऐसी बड़ी कार्रवाई की है जिसके बाद पूरी दुनिया चकरा के रह गई है। इजरायली जहाजों पर हमले, शहरों को निशाना बनाने के साथ साथ एक मुसलमान मुल्क पे भी ड्रोन फेंक दिया गया। हिजबुल्लाह की कार्रवाइयां भी तेज से तेज तर होती जा रही है और इजराइल की चीखें निकल गई हैं। इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊं, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मजीद अपडेट्स आपको खुद मिलती रहे। 2 बड़े यूरोपियन कंट्रीज ने इसराइल को सामान पहुंचाने से इनकार कर दिया। ये दोनों बड़े ममालिक हैं और इसराइल के बड़े इत्तेहादी हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा बस माफ करो जी, नो मोर। अमरीकी और बरतानवी जंगी जहाजों ने गुज़श्ता रात हूतियों के 15 ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा किया था, तो बहरा अमर में सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो चुकी। इस बाद इसराइल के साथ तजारत को जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। फ्रांस और डेनमार्क ने इसराइल के साथ सिक्योरिटी खदशात को जवाब बनाते हुए जहाजों की आमदोरफ्त को ताउक सानी मुअत्तल कर दी है। तो शिपिंग कंपनियों का कहना है कि जनाब बहरा अमर में सिक्योरिटी सूरत हाल खराब होती जा रही है। बहरा अमर में सर्विसेज जो ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेंगी। हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग के बाद हूतियों ने हालिया हफ्तों में बहरी जहाजों पर अपने हमले तेज कर दिए और हूतियों ने इसराइल की जानिब ड्रोन और मिसाइल भी दागे थे। यमन के ज्यादातर हिस्से पे काबिज हूती फौजियों ने इस वक्त तक अपने हमले जारी रखने का अहद किया जब तक इसराइल गाजा में अपनी जारियत बंद नहीं कर देता। ताहम उन्होंने जुमे को कहा था कि वो सिर्फ इसराइली बंदरगाहों की तरफ जाने वाले जहाजों को निशाना बनाते हैं। तो फ्रांस एक बड़ी ताकत और बड़ी फौजी ताकत है, नेटो का इत्तेहादी है। तो फ्रांस और डेनमार्क का मौजूदा ऐलान हूतियों की एक बहुत बड़ी फतह और इसराइल और उसके इत्तेहादियों की एक बहुत बड़ी शिकस्त है। अमेरिका और बरतानवी फौज की मौजूदगी और जंग पे इतना पैसा लगाने के बावजूद अगर अमेरिका इसराइल को जाने वाले जहाजों की हिफाजत भी नहीं कर सका तो फिर इस जंग का फैसला तो हो गया, आपके सामने है। मौजूदा मंजरनामे पर फलस्तीनी, लेबनीज और यमन की अस्करी तंजीमें पूरी तरह काबिज अब नजर आ रही है, जिनका इसराइल या अमेरिका के पास फिलहाल कोई भी हल मौजूद नहीं। यूं महसूस हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इसराइल और अमेरिकन कुव्वत जवाब दे रही है और खासतौर पर बहरे अमर में हूती बागियों की मनमानी और ताकत अब बढ़ती जा रही है। यहाँ एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अगर मौजूदा तनाज़ा खत्म भी हो जाता है तो बहरे अमर में तजारत जो है हूतियों की मर्जी के बगैर अब गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार रहेगी। हूती बागी जिनके पास कल तक अपने खाने का भी सामान नहीं था, अब महसूस होता है जैसे वो एक आलमी ताकत है। हालिया दिनों में उन्होंने कहा कि वो करके भी दिखाया और उन्होंने फ्रांस जैसी बड़ी ताकतों को चैलेंज कर दिया। तो फ्रांस के घुटने टेकने के बाद एक बात तो तय होगी कि नेटो फोर्सेस इस तनाज़े में इसराइल को या अमेरिका की ना को मदद करने वाली है ना कर सकती। तो नेटो ममालिक अच्छी तरह जानते हैं कि रूस इसी इंतजार में बैठा है कि नेटो ममालिक किसी तनाज़े में उलझे और पीछे से रशिया तमाम काम कर दे। लिहाजा नेटो ममालिक जो इसराइल और अमेरिका के बड़े इत्तेहादी भी हैं, इस वक्त मफलूज और उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। ईरान नवाज हूती बागियों ने ऐसी बड़ी कार्रवाई की है जिस पर पूरी दुनिया चकरा के रह गई है। इसराइली जहाजों पर हमले, शहरों को निशाना बनाने के साथ साथ एक मुसलमान मुल्क पे भी ड्रोन दाग दिए। ये बागियों ने एक ही दिन में और चंद घंटों के दौरान 3 बड़ी कार्रवाइयां की, जिस बाद इसराइल के साथ साथ इसराइल के लिए नरम गोशा रखने वाले मुसलमान ममालिक के लिए भी खतरे की घंटी बजी। पहली कार्रवाई हूती बागियों ने बहरे अमर के अंदर इसराइल के 2 बहरी जहाजों को निशाना बना के की। तो एक बात तो तय हो गई है ना कि जिस जहाज का रुख इसराइल की तरफ है या तो वो हूती बागियों की मिल्कियत बनेगा या फिर जख्मी हालत में वो इसराइल पहुंचेगा। एक बात जिसे दुनिया नजरअंदाज करी है कि इन कार्रवाइयों से यमनी हूती दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि अब तक वो इसराइल जाने वाले अरबों मालियत के जहाज तबाह कर चुके हैं और अरबों की मालियत के जहाज लूट कर अगवा भी कर चुके हैं। तो अब यमन के अस्करी ग्रोहों के लिए एक मुनाफा बख्श कारोबार है। बड़ी जंग भी और जंग की सारी परेशानी अब जो है वो हूती बागी उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो दूसरा बड़ा धमाका उन्होंने किया इसराइल के शहर को निशाना बनाकर, और इस धमाका ही हुआ क्योंकि ऐसी इतलात मौसूल हुई है कि हूती बागियों ने इस बार जो ड्रोन इस्तेमाल किए वो इसराइली रडार पे ही नहीं आए और इस वाक़े ने इसराइल को सख्ते पे मुब्तला कर दिया। फल तो ये हो सकता है कि इसराइली डिफेंस सिस्टम ने काम करना छोड़ा हो, क्योंकि दुनिया का ये मजबूत तरीन डिफेंस सिस्टम पहले कई बार ही नाकाम हुआ। तो इसराइली डिफेंस सिस्टम के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर है। एक तरफ फलस्तीनी जंगजू रॉकेट और मिसाइल दाग रहे हैं, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने आग का बाजार गर्म किया हुआ है। इसके अलावा हूती बागियों के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल और ड्रोन्स ऐसे हैं कि दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम भी जवाब दे जाते हैं। जबकि दूसरी जानिब यह भी हो सकता है कि हूती बागियों के हाथ ऐसे मिसाइल्स और ड्रोन लग चुके हों जो रडार पे नजर न आते हैं, क्योंकि हूती बागियों को असले की फराहमी तो ईरान की तरफ से की जाती है और ईरानी ड्रोन और मिसाइल सिस्टम दुनिया का जदीद तरीन सिस्टम है। तो इजरायली वजीर आजम ने इल्जाम लगाया कि हूती बागियों की मौजूदा कार्रवाइयों के पीछे ईरान पूरी तरह मुलव्वस है और ईरानी फौज अब इन कार्रवाइयों में बराह रास्त हिस्सा ले रही है। इसराइल ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से तो माजूर है।
اسرائیل جس صورتحال میں پھنسا وہ ایران جیسی بڑی طاقت سے نہیں ٹکرا سکتا، اور اسرائیلی وزیر اعظم کے ایران کے بارے ایسے بیانات اسرائیل کے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ تو صوبہ سیستان میں دھماکے کے بعد ایران بھی حرکت میں، اور ایران نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹ کو پھانسی دے دی ہے۔ ایران کی عدلیہ سے متعلق ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرنے والے جاسوس کو جنوب مشرق صوبہ سیستان بلوچستان کی زائدان جیل میں ہفتے کی صبح پھانسی دی گئی۔ تو ایران کی عدالت نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے اور اسرائیل کو انٹیلیجنس معلومات فراہم کرنے کے الزام میں اس شخص کو پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ تو ایرانی حکام نے اسرائیلی ایجنٹ کی شناخت اور دیگر معلومات جاری نہیں کی۔ بہرحال ایران ایک لمبے عرصے سے اسرائیلی حکام اور خفیہ ایجنسی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھے ہوئے۔ تو ایرانی کارروائیوں کی رفتار تیز یا سست ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ جاری رہتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے خلاف ایرانی فورسز نے افغان سیکیورٹی حکام کے ساتھ مل کے افغانستان کے پہاڑوں میں آپریشن کیا تھا، جس میں اسرائیلی موساد کے 3 اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ان تینوں اہلکاروں کو بعد میں ایران کی جیلز میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ تب بھی ایران نے گرفتار ہونے والے 3 اہلکاروں کی شناخت ظاہر نہیں کی تھی۔ حزب اللہ کی کارروائیاں بھی تیز تر ہوتی جا رہی ہیں، اسرائیل کی بھی چیخیں نکلی ہوئی ہیں۔ حزب اللہ خطے کے اندر حماس کی بڑی اتحادی اب مانی جا رہی ہے، اور اس فلسطینیوں سے ظاہر یکجہتی کے لیے حزب اللہ بھی پچھلے 2 ماہ سے اسرائیل کے خلاف محاذ کھولے ہوئے ہے۔ تو اسرائیل کو لبنانی سرحد کے اوپر اس وقت شدید مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ 7 اکتوبر سے پہلے حزب اللہ خطے کی سب سے طاقتور تنظیم مانی جاتی تھی، اور حزب اللہ کے جنگجو انتہائی تربیت یافتہ اور جدید اسلحے سے لیس ہیں۔ تو حزب اللہ نے اسرائیل کے سرحدی علاقوں پر ڈرونز کے ذریعے حملوں کی بوچھاڑ کی، جس سے اسرائیلی علاقوں میں شدید ترین جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اسرائیلی فورسز اب حزب اللہ کی کارروائیوں کا جواب تو دے رہی ہیں، لیکن وہ ابھی کو افیکٹو نہیں ہو رہی ہیں۔ حزب اللہ کی کارروائیاں جو ہیں وہ ہر روز گزرنے کے ساتھ ساتھ شدت والی ہوتی جا رہی ہیں۔ اسرائیل کے سرحدی علاقے ہر وقت حزب اللہ کے میزائلز اور ڈرونز کی زد میں ہیں، جس سے مقامی آبادی نے تو سرحدی علاقے خالی کر دیے ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریے گا، لائک کریے گا، اور یہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ خطے میں کیا ہو رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔ لوگ تیار بیٹھے ہیں کہ الیکشن کے دن انہوں نے کیسے بدلے اتارنے۔ دیکھیں یہ تو آپ کو لگ رہا ہے، یہ تو چلے الیکشن کے دن پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں سے، میں اور آپ کیوں لڑائی کریں۔ تو ادھر جس پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے۔ کیوں آپ لوگ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتے؟ ڈرتے کیوں؟ ایک تو آپ لوگ کہی جا رہے ہیں، آپ ذرا اس کو بلا لیتے مریم اورنگزیب کو۔ یہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو اتنا ڈیوائیڈ کرے گی کہ آپ کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہوگا 8 فروری کا دن۔ تو آپ کو پتا ہے نا پھر آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اعجاز الحسن صاحب تو کھلا عمران خان کی حمایت کرتے ہیں۔ تاریخ کا سب سے سیاہ ترین جو باب تھا وہ تحریک انصاف کا دور حکومت ہے۔ یہ بات ہمیں اپنے نوجوان کو سمجھانی ہے۔